हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 9 निबंध के अंतर्गत कविता क्या है निबंध के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निबंध के अनुसार कविता अर्थात काव्य किसकी साधना है? ऑप्शन ए ज्ञान योग की साधना, ऑप्शन बी कर्म योग की साधना, ऑप्शन सी भाव योग की साधना, ऑप्शन डी तत्व चिंतन की साधना। इसका सही उत्तर होगा भाव योग की साधना, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। जब मनुष्य अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन कर देता है तब उसकी अवस्था क्या मानी जाती है? सही उत्तर होगा इसका रस दशा। अगला प्रश्न देखते हैं। नदी का उमड़ना, मेघ का बरसना, बिजली का चमकना आदि किस प्रकार की वस्तुएं व्यापार माने गए हैं? इसका सही उत्तर होगा मनुष्य जाति के मूल, सहचर, रूप और व्यापार। अगला प्रश्न। निबंध के अनुसार सभ्यता के आवरण चढ़ जाने पर कवि का मुख्य कार्य क्या हो जाता है? सही उत्तर होगा इसका प्रच्छन्नता का उद्घाटन कर मूल रूपों का प्रत्यक्षीकरण करना। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक सभ्यता में किसी जाली दस्तावेज द्वारा ठगे गए व्यक्ति का क्रोध काव्य दृष्टि से किससे तुलनीय है? सही होगा ऑप्शन इसका ऑप्शन सी, कुत्ते का भोजन छीने जाने पर क्रोध। अगला प्रश्न। निबंध में अरूप राग अर्थात बौद्ध दर्शन की संज्ञा का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इसका सही उत्तर होगा अमूर्त भावों जैसे कीर्ति लालसा के लिए। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस निबंध के विचार से सही है? सही उत्तर होगा सभ्यता के विकास से कविता की आवश्यकता भी बढ़ेगी और कवि कर्म कठिन भी होगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस निबंध के अनुसार रसात्मकता से रहित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तुमने हमें हानि पहुंचाने के लिए जाली दस्तावेज बनाया। अगला प्रश्न। नहीं कवि रीति वृत्त मात्र निर्वाहेनात्म पदत्त लाभः उक्त वचन से ध्वनिकार का आशय है? इसका सही उत्तर होगा केवल वृत्तों का निर्वाह करने से काव्य की सिद्धि नहीं होती। आगे देखते हैं। रुपए के 1.5 पाव घी मिलता है कथन काव्य के लिए अनुपयुक्त इसलिए माना गया है क्योंकि? इसका सही उत्तर होगा इसमें बिंब ग्रहण नहीं है, केवल अर्थ ग्रहण है। अगला प्रश्न। काव्य दृष्टि को लेखक ने किसके आधार पर 3 क्षेत्रों में बांटा है? इसका सही उत्तर होगा आलंबन के दायरे के आधार पर। अगला प्रश्न। नर क्षेत्र को काव्य दृष्टि में प्रधान क्यों माना गया है? इसका सही उत्तर होगा क्योंकि अधिकांश कवियों ने अपनी रचनाएं मनुष्य और उसके संबंधों पर केंद्रित की है। आगे देखते हैं।
संस्कृत काव्यशास्त्र के अनुसार बाह्य प्रकृति को किस प्रकार ग्रहण किया गया है? इसका सही उत्तर होगा उद्दीपन रूप में। आगे देखते हैं, बिंब ग्रहण और अर्थ ग्रहण में अंतर किस आधार पर बताया गया है? इसका सही उत्तर है चित्रात्मकता और बोध के आधार पर। अगला प्रश्न, वाल्मीकि के हेमंत वर्णन में प्रकृति को किस भूमिका में प्रस्तुत किया गया है? इसका सही उत्तर होगा स्वायत्त आलम्बन के रूप में। आगे देखते हैं, प्राचीन संस्कृत नाटकों में बाह्य प्रकृति का ग्रहण अपेक्षाकृत कम क्यों है? सही उत्तर होगा क्योंकि नाटक मनुष्य की भीतरी बाहरी वृत्तियों के प्रदर्शन पर केंद्रित होते हैं। अगला प्रश्न, साहित्य शास्त्र के रस निरूपण पद्धति में आलंबनों के बीच बाह्य प्रकृति को स्थान ही नहीं मिला है, इसका कारण है? सही उत्तर होगा प्रकृति स्वतः रसात्मक नहीं मानी गई है। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार यदि मनुष्य बाह्य प्रकृति और मानवीय भावनाओं से स्वयं को दूर कर ले तो उसके जीवन की स्थिति कैसी हो जाएगी? इसका सही उत्तर होगा मरुस्थल की यात्रा समान। अगला प्रश्न, भवभूति की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या माना गया है? सही उत्तर होगा मार्मिक एवं तीव्र व्यंत वृत्ति विधान। आगे देखते हैं, मेघदूत में किसे प्रमुखता मिली है? सही उत्तर होगा इसका मनुष्येतर बाह्य प्रकृति। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार मेघदूत किस प्रकार का काव्य है? सही उत्तर होगा इसका प्राचीन भारत के भावुक हृदय की सरल दृष्टि। आगे देखते हैं, कालिदास ने वर्षा आरंभ में किस दृश्य में माधुर्य का अनुभव किया? सही उत्तर होगा इसका ग्राम वनिताएं और ग्राम वृद्ध। आगे देखते हैं, सच्चे सहृदय या भावुक किसे कहा गया है? इसका सही उत्तर होगा जो साधारण व असाधारण दोनों में रस पाता है। अगला प्रश्न, वर्ड्सवर्थ एवं शैली के प्राकृतिक दृष्टिकोण में क्या भेद था? इसका सही उत्तर होगा वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी। वर्ड्सवर्थ ने ग्रामीण और सामान्य दृश्यों पर ध्यान दिया, शैली ने असाधारण व भव्य दृश्यों पर। आगे देखते हैं, लेखक ने सच्ची सहृदयता की कसौटी किसे माना है? इसका सही उत्तर होगा वंश परंपरागत स्मृति और साहचर्यजन्य रस की अनुभूति। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार मनुष्य और पशु पक्षियों के संबंध में सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? सही उत्तर होगा उनके प्राकृतिक निवास स्थान पर मनुष्य का निरंतर अधिकार बढ़ता जा रहा है। अगला प्रश्न, कौवा सूर्योदय पर चिल्लाता है क्योंकि उसे डर होता है कि सूर्य उसका नाश कर देगा, यह किस श्रेणी का कथन है? सही उत्तर होगा इसका सुक्ति। अगला प्रश्न, वट वृक्ष के प्रसंग में कुत्ते को भगाने की घटना किस मार्मिक तथ्य की ओर संकेत करती है? सही उत्तर होगा इसका मनुष्य का पशु प्रतिषेध एवं उनके जीने के अधिकार का हनन। अगला प्रश्न देखते हैं, निबंध के अनुसार काव्य दृष्टि कभी तो नर क्षेत्र और अन्य सजीव सृष्टि को अलग अलग देखती है और कभी समष्टि रूप में। इनमें से समष्टि रूप का मुख्य लक्षण क्या है?
इसका सही उत्तर होगा व्यापकता और गंभीरता। अगला प्रश्न, जड़ जगत की काव्यात्मक व्यंजना से कवि किस प्रकार का संबंध प्राप्त करता है? इसका सही उत्तर होगा मार्मिक तथ्यों और जीवन से साम्य का। आगे देखते हैं, उच्च श्रृंखलता नदी की उग्र धारा का उदाहरण किस महत्वपूर्ण बोध की ओर संकेत करता है? सही उत्तर होगा इसका सामाजिक जीवन में ध्वंस और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया। अगला प्रश्न, कवि या अनुभूति योगी वास्तविक भावनाओं का दृष्टा किस परिस्थिति में बनता है? सही उत्तर होगा जब उसकी भावना का विस्तार अनंत सत्ता को अनुभव करने लगे। अगला प्रश्न, निबंध के अनुसार आरंभ में ज्ञान किस रूप में विद्यमान था? इसका सही उत्तर होगा इंद्रियज ज्ञान की समष्टि के रूप में। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार कवियों का काम और उच्च काव्य का एक लक्षण क्या है? सही उत्तर है वैज्ञानिक विवेचन और तथ्यों के मार्मिक पक्ष का सजीव चित्रण करना। अगला प्रश्न, चाणक्य कौटिल्य के नीतिगत व्यवहार का उदाहरण किस बात को स्पष्ट करने के लिए दिया गया है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, हर गहन व्यवहार के पीछे कोई भाव या वासना कार्य कर रही होती है। अगला प्रश्न, निबंध में अर्वाचीन राष्ट्रनीति के गुरु के व्यवहार से कौन सा भाव प्रकट होता है? इसका सही उत्तर होगा देश प्रेम, जातीय श्रेष्ठता का अहंकार तथा द्वेष की वासनाएं। अगला प्रश्न, निबंध के अनुसार मात्र शुद्ध ज्ञान से कोई कर्म क्यों नहीं हो पाता? इसका सही उत्तर होगा क्योंकि ज्ञान में कर्म की उत्तेजना या प्रवृत्ति नहीं होती, उसके लिए मन में भाव प्रसार या वेग पैदा होना ज़रूरी है। अगला प्रश्न, कविता अकर्मण्य बना देती है, इस भ्रांति का निबंधकार किस आधार पर खंडन करता है? इसका सही उत्तर होगा कविता भावों के प्रसार के द्वारा कर्म क्षेत्र को विस्तृत बनाती है, इसलिए यह अकर्मण्य नहीं बनाती। अगला प्रश्न, निबंध में मनुष्यता की उच्च भूमि का आशय निम्न में से किससे है? इसका सही उत्तर होगा यह वह अवस्था है जहाँ मनुष्य का हृदय विश्व हृदय बन जाता है और संपूर्ण जगत के सुख दुख से तादात्म्य कर लेता है। अगला प्रश्न, उपासना को निबंध में किस रूप में समझाया गया है? सही उत्तर होगा इसका उपासना का अर्थ है दूर प्रतीत होने वाली वस्तु की मन में स्पष्ट मूर्ति बनाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना। अगला प्रश्न, कविता के माध्यम से मनुष्य के हृदय का कौन सा कार्य होता है? सही उत्तर होगा कविता के अनुभव अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है और भाव प्रसार होता है। अगला प्रश्न, निबंध में उद्धृत अर्थ पिशाच कृपण और महाक्रूर पुलिस कर्मचारी उदाहरण किस बात को समझाने के लिए दिए गए हैं? सही उत्तर होगा इसका ये उदाहरण ऐसे व्यक्तियों की निष्ठुर हृदयहीनता को दिखाने के लिए दिए गए हैं जिनकी दवा कविता है। अगला प्रश्न, कल्पना के संदर्भ में निबंधकार दो प्रकार बताते हैं।
इसका सही उत्तर होगा कल्पना दो प्रकार की होती है, विधायक कवि में अपेक्षित और ग्राहक पाठक या श्रोता में। अगला प्रश्न, भाव योग, ज्ञान योग और कर्म योग में निबंधकार किसको समान स्तर पर रखता है? इसका सही उत्तर होगा वह काव्यानुशीलन को भाव योग मानते हुए उसे ज्ञान योग और कर्म योग के बराबर स्थान देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निबंध के अनुसार मनुष्य की त्योरी केवल मनुष्य को पीड़ित करने वाले पर ही नहीं चढ़ती, इसका आशय क्या है? इसका सही उत्तर होगा इसका आशय है कि मनुष्य का भाव प्रसार इतना व्यापक हो जाता है कि उसके प्रेम और क्रोध पशु पक्षियों और प्रकृति तक भी पहुंच जाते हैं। अगला प्रश्न, निबंध के अनुसार कविता का अंतिम और सर्वोच्च कार्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा हृदय को प्रकृति दशा में लाकर उसका प्रसार करते हुए मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर पहुंचाना। आगे देखते हैं, कवि जब पूर्ण चित्रण नहीं करता तो पाठक या श्रोता को क्या करना पड़ता है? सही उत्तर होगा इसका अपनी ओर से मूर्ति विधान करना। अगला प्रश्न, यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कौन सा तत्व काव्य का अत्यधिक प्रधान साधन माना गया है? इसका सही उत्तर होगा कल्पना। अगला प्रश्न, कल्पना को लेखक ने काव्य में किस रूप में स्वीकार किया है? सही उत्तर होगा केवल साधन, साध्य नहीं। अगला प्रश्न, कविता का अंतिम लक्ष्य किसे माना गया है? सही उत्तर होगा इसका हृदय और जगत के मार्मिक पक्षों का सामंजस्य स्थापन। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार केवल नैतिक उपदेश जैसे परोपकार करो, चोरी ना करो क्यों हृदय पर प्रभाव नहीं डाल पाते? सही उत्तर होगा क्योंकि वे हृदय तक नहीं पहुंच पाते, ऊपर ऊपर ही रह जाते हैं। अगला प्रश्न, कविता की मनोरंजन शक्ति का वास्तविक कार्य क्या होता है? सही उत्तर होगा चित्त को रमाए रखना और जीवन पट पर कर्मों की सुंदरता, कुरूपता अंकित कर हृदय का स्पर्श करना। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता और कहानी के बीच कौन सा मुख्य अंतर बताया गया है? सही उत्तर होगा इसका कविता भाव में डुबोती है, कहानी घटना व चित्र में बांधती है। अगला प्रश्न, वाल्मीकि और तुलसीदास जैसे महाकवियों का उद्देश्य केवल क्या नहीं था? सही उत्तर होगा लोगों को समय काटने का साधन देना। अगला प्रश्न, लेखक ने रीतिकाल के कवियों की आलोचना क्यों की है? सही उत्तर होगा इसका वे राजाओं की काम वासना को उत्तेजित करते थे। अगला प्रश्न, सौंदर्य को लेखक ने किस रूप में परिभाषित किया? सही उत्तर होगा इसका मन के भीतर की अनुभूति। अगला प्रश्न, वीर कर्म से पृथक वीरत्व और सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य की चर्चा क्यों की गई है? सही उत्तर होगा इसका यह दिखाने के लिए कि सौंदर्य वस्तु से पृथक नहीं है। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार अंतःसत्ता की तदाकार परिणति किसे कहते हैं?
सही उत्तर होगा सौंदर्य की अनुभूति। अगला प्रश्न, निबंध के अनुसार भक्त कवियों तुलसी और सूर्य के सौंदर्यानुभव की विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा इसका, वे राम और कृष्ण के सौंदर्य में तल्लीन होकर मुक्ति जैसी कामनाओं को अप्रासंगिक बना देते हैं। अगला प्रश्न, निबंध के अनुसार कविता में सुंदर और असुंदर ही दो प्रमुख पक्ष हैं, इसका तात्पर्य क्या है? सही उत्तर होगा इसका, कविता में ना तो शुभ अशुभ का विचार होता है, ना ही पाप पुण्य का। अगला प्रश्न, निबंध में चमत्कार के प्रयोग का महत्व किस रूप में बताया गया है? सही उत्तर होगा भावों की अनुभूति को तीव्र करने के साधन के रूप में। अगला प्रश्न, राम की रूप माधुरी और रावण की विकरालता का एक साथ वर्णन किस प्रभाव को प्रस्तुत करता है? इसका सही उत्तर होगा सौंदर्य और कुरूपता का परस्पर विरोधात्मक प्रतिफल। अगला प्रश्न, कवि की दृष्टि और धार्मिक की दृष्टि में की मुख्य भेद क्या है? इसका सही उत्तर होगा धार्मिक मोक्ष, कल्याण और परलोक सुख की ओर देखता है, जबकि कवि केवल सौंदर्य की ओर। अगला प्रश्न, निबंध में किन बातों को चमत्कार की परिधि में रखा गया है? इसका सही उत्तर होगा भाषा की वक्रता, शब्द योजना की विशेषता और अप्रत्याशित कल्पना। अगला प्रश्न, निबंध में सुंदर और कुरूप की द्वैत दृष्टि का प्रयोग किस उद्देश्य से किया गया है? सही उत्तर होगा कला में नैतिक और धार्मिक प्रश्नों से बचने हेतु। आगे देखते हैं, कवि के लिए बाह्य और आभ्यंतरिक सौंदर्य का सम्मिलन क्यों महत्वपूर्ण है? इसका सही उत्तर होगा क्योंकि दोनों का मेल सौंदर्य की भावना को सर्वांगपूर्ण बना देता है। अगला प्रश्न, निबंध के अनुसार यदि किसी उक्ति में केवल लोकोत्तर चमत्कार हो पर भावात्मक व्यंजना ना हो तो वह क्या कहलाती है? सही उत्तर होगा इसका सूक्ति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कविता की अनिवार्य शर्त नहीं माना गया है? इसका सही उत्तर होगा अस्वाभाविक अलंकरण और चमत्कार। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने किन वचनों को स्वभावतः मुंह से निकल पड़ने वाले शब्दों के समान स्वाभाविक माना है? सही उत्तर होगा मंडन के वचन। अगला प्रश्न, कविता सुनना और तमाशा देखना एक ही बात नहीं है, इस कथन का तात्पर्य है कि कविता का प्रभाव केवल किस पर आधारित है? सही उत्तर होगा इसका भावानुभूति और मर्म स्पर्शिता। अगला प्रश्न, निबंध के अनुसार यदि किसी उक्ति में रसात्मकता और चमत्कार दोनों हो तो निर्णय किस आधार पर होगा? सही उत्तर होगा इसका प्रधानता किसकी है, भाव की या चमत्कार की? अगला प्रश्न, सूक्ति की विशेषता क्या है? इसका सही उत्तर होगा वह केवल रचना के अनूठेपन और कवि की चतुराई का विचार कराती है। अगला प्रश्न, देव के सवैये का उदाहरण क्यों दिया गया है? इसका सही उत्तर होगा क्योंकि उसमें चमत्कार भी है और साथ ही विरह वेदना भी स्पष्ट झलकती है। अगला प्रश्न, यदि सब प्रकार की कविता में केवल आश्चर्य या कुतूहल का ही संचार माने तब इस वाक्य में शुक्ल का आशय किससे है? सही उत्तर होगा इसका रस और तादात्म्य की अनिवार्यता को नकार देना। अगला प्रश्न, बिहारी की विरहिणी संबंधी उक्तियों को लेखक ने क्यों अत्युक्ति का बड़ा तमाशा कहा है? इसका सही उत्तर होगा
उनमें विरह वेदना की अपेक्षा अस्वाभाविक बढ़ाई हुई बातें हैं। अगला प्रश्न, वक्रोक्ति काव्यम जीवितम किस आचार्य का प्रसिद्ध वाक्य है? सही उत्तर होगा इसका आचार्य कुंतक। अगला प्रश्न, दिए गए निबंध में विलायती वक्रोक्तिवाद को किसके प्रभाव से जोर पर बताया गया है? सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए क्रोचे। अगला प्रश्न, लेखक ने स्पष्ट किया है कि कविता में जाति संकेत शब्द उतने उपयोगी नहीं होते, इसका कारण क्या है? सही उत्तर होगा इसका वे केवल शास्त्रीय परिभाषा तक सीमित होते हैं, मर्म स्पर्शी चित्र नहीं खड़ा करते। अगला प्रश्न, वहाँ घोर अत्याचार हो रहा है, इस वाक्य को कवि क्यों निरर्थक मानता है? सही उत्तर होगा इसका इससे स्पष्ट और विशेष दृश्य उपस्थित नहीं होता। अगला प्रश्न, हमारे आचार्यों ने काव्य में पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग को किस दोष की संज्ञा दी है? सही उत्तर होगा इसका अप्रतित्व दोष। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी की पंक्ति जेहि निसी सकल जीव सुतहि तब कृपा पात्र जन जागे किस स्थिति का काव्यात्मक चित्रण है? सही उत्तर होगा इसका अज्ञानावस्था में पड़े जीव और भक्त की विवेक जागृति। अगला प्रश्न, चरय हरित तीर्ण चली पशु इस चित्र द्वारा तुलसी ने क्या व्यक्त किया है? सही उत्तर होगा अज्ञानवश भविष्य का अज्ञान। अगला प्रश्न, अंग्रेज कवि पोप के ऐसे ऑन मैन से उद्धृत पंक्तियों का भाव किससे मिलता है? सही उत्तर होगा भविष्य के अज्ञान को ईश्वर का अनुग्रह मानने से। आगे देखते हैं, लेखक की दृष्टि में काव्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन क्यों नहीं हो सकता? सही उत्तर होगा इसका क्योंकि काव्य का उद्देश्य भावों की मार्मिकता, व्यंजना और चित्र विधान द्वारा गहन प्रभाव उत्पन्न करना है। अगला प्रश्न, बातचीत में विवाह शब्द के स्थान पर हाथ पकड़ना जैसे प्रयोग का किस गुण का द्योतक है? सही उत्तर होगा आत्मीयता और मर्म स्पर्शिता। अगला प्रश्न, नीरस तरुरीह विलसती पुरतः और शुष्को वृत्त स्थित्युत्य का भेद किस विशेषता से संबंधित है? सही उत्तर होगा इसका वर्ण विन्यास एवं नाद सौष्ठव। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से नाद सौंदर्य का एक प्रमुख गुण कौन सा है? सही उत्तर होगा कविता कंठस्थ होकर पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रह जाती है। अगला प्रश्न, गिरिधर, मुरारी, त्रिपुरारी, दीनबंधु जैसे संबोधन किस परंपरा से आए हैं? सही उत्तर होगा संस्कृत से। अगला प्रश्न, किसी दुर्धर्ष शत्रु से मुक्ति के लिए कृष्ण को मुरलीधर कहकर पुकारना अनुचित क्यों माना गया है? सही उत्तर होगा क्योंकि मुरलीधर संबोधन में गोपिकाओं के संग विहार का भाव है, ना कि शत्रुनाश का। अगला प्रश्न, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि किस प्रकार के अलंकार हैं? सही उत्तर होगा इसका अप्रस्तुत वस्तु योजना वाले। अगला प्रश्न, कविता का प्रकृत साध्य क्या माना गया है? सही उत्तर होगा इसका रस और भाव की अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न, नायिका की कटी का वर्णन यदि सिंह की कमर से किया जाए तो यह
वाक्य किस काव्य दोष की ओर संकेत करता है? सही उत्तर होगा उपमा दोष, असमुचित उपमान। अगला प्रश्न, अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थवनलङ्कृति असो न मन्यते कस्मादुनशनमन्न अलङ्कृति। इस श्लोक का भावार्थ क्या है? सही उत्तर होगा बिना अलंकार के काव्य माना ही नहीं जा सकता। अगला प्रश्न, भरत मुनि किस तत्व की प्रधानता पर बल देते हैं? सही उत्तर होगा रस। अगला प्रश्न, भामा और उद्भट जैसे आचार्य किस पक्ष को अधिक प्रधानता देते थे? सही उत्तर होगा इसका अलंकार और वैचित्र्य। अगला प्रश्न, काव्य का रूप सर्वाधिक स्पष्ट किस काव्य ग्रंथ में उभर कर आया है? सही उत्तर होगा इसका साहित्य दर्पण विश्वनाथ। अगला प्रश्न, निबंध के अनुसार अलंकार का वास्तविक स्वरूप क्या है? सही उत्तर होगा अलंकार वस्तु तथा तथ्य नहीं बल्कि कहने की विभिन्न प्रणालियां हैं। अगला प्रश्न, स्वभावोक्ति को लेकर प्राचीन आचार्यों के मतों में क्या प्रमुख अस्पष्टता रही है? इसका सही उत्तर होगा बालकादिक की परिधि कहाँ तक फैली है यह ठीक स्पष्ट नहीं किया गया। अगला प्रश्न, वक्रोक्तिवादी कुंतक ने स्वभावोक्ति के संबंध में क्या दृष्टिकोण रखा? सही उत्तर होगा कुंतक वक्रोक्तिवादी ने स्वभावोक्ति को अलंकार नहीं माना। अगला प्रश्न, आचार्यों के अनुसार अलंकारों की वास्तविक भूमिका क्या है? सही उत्तर होगा इसका अलंकार केवल पूर्व से सुंदर अर्थ की शोभा को और बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न, पाठ में किन कवि की पंक्तियों का उल्लेख किया गया है जिन उनकी उपमाएं उत्प्रेक्षाएं होने पर भी मार्मिकता नहीं आती? सही उत्तर होगा केशव दास के पद्यों का उदाहरण दिया गया है। अगला प्रश्न, कविता पर अत्याचार किस प्रकार बताया गया है? सही उत्तर होगा लोभियों और खुशामदियों द्वारा कविता को केवल प्रशंसा और निंदा का माध्यम बनाना उत्पीड़न माना गया है। अगला प्रश्न, सच्चे कवियों का दृष्टिकोण क्या बताया गया है? सही उत्तर होगा इसका सच्चे कवि झोपड़ी, किसानों, बच्चों, पक्षियों और दैनिक जीवन में भी सौंदर्य ढूंढते हैं। अगला प्रश्न, कविता मनुष्य जाति के लिए क्यों आवश्यक मानी गई है? सही उत्तर होगा इसका कविता का उद्देश्य मनुष्य को उसकी भूली हुई मनुष्यता की याद दिलाना है। अगला प्रश्न, महाराज भोज ने अलंकार की परिभाषा क्या दी है? सही उत्तर होगा भोज के अनुसार अलंकार का कार्य
सुंदर अर्थ को और अलंकृत करना है। अगला प्रश्न, पाठ में कविता की तुलना किससे की गई है? सही उत्तर होगा इसका कविता देवी का मंदिर ऊंचे खुले विस्तृत और पुनीत हृदय का प्रतीक बताया गया है।